हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कि किसी भी शेप का कंडक्टर चार्ज क्यों ना हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको प्रूव करना है हमने। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है? यहाँ सिग्मा है सरफेस चार्ज density. Whatever is surface charge density, that is charge per unit area, and epsilon naught is permittivity of vacuum. अब इस डेरिवेशन से करने से पहले दो पॉइंट पता होने चाहिए। क्या? फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या होती है? परपेंडिकुलर। कि जैसे अगर मैं ये शेप, किसी भी शेप का कंडक्टर बना रहा हूं, सपोज ये आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर बनाया है और इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बनानी है, मतलब यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए? सरफेस ऐसे एंगल 90 डिग्री। हर पॉइंट पे सरफेस के साथ एंगल कितना होना चाहिए इसका? 90, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। की हर पॉइंट पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो, सरफेस का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कि जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर हम कहीं भी रखे कंडक्टर में, सारा कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे। कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज हमेशा कितना होगा? 0। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। क्यों? पढ़ा हमने गॉस लॉ लगा के कि कोई चार्ज नहीं होता तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। ये इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब यहाँ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। सिर्फ कहां पे होगी? वो सरफेस पे। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना। क्या? कि कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर हो, कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? परपेंडिकुलर टू सरफेस। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। तो इन पॉइंट्स को नोट कर लो, फिर हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, मैंने कंडक्टर किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का ले लिया, क्योंकि मुझे किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए प्रूव करना है, तो मैंने इस पे कौन सा चार्ज ले लिया? पॉजिटिव चार्ज। और मुझे एक सरफेस पे निकालनी है, तो मैं किसी भी पॉइंट पे लेट कर लेता हूं। तो सपोज करते हैं हम, मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बिल्कुल सरफेस के पास, इस पॉइंट पे। तो हम इसको निकालेंगे किसके हेल्प से? हम निकालेंगे इसको गॉस लॉ की हेल्प से प्रूव करेंगे इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। किस रीजन के लिए प्रूव कर रहे हैं? हम सिर्फ इस सरफेस के लिए बात कर रहे हैं अभी, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस के इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है गॉस लॉ में? सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस। तो मैं यहाँ पे जो सरफेस लूंगा, ध्यान से देखना, वही इस डेरिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही वही है। मैं यहाँ पे सरफेस लूंगा कैसी? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। कैसी सरफेस ली? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अभी पता लग जाएगा सिलेंड्रिकल क्यों ले रहे हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। और एक एंड उसका कहां पे है? कंडक्टर के अंदर। एक एंड कहां पे है? बाहर। कि हमने सिलेंड्रिकल सरफेस ली, एक एंड कंडक्टर के अंदर है और एक एंड कंडक्टर के बाहर है। ऐसा क्यों? वो भी बताएंगे। और एक और चीज, यहाँ पे अगर मैं इस सरफेस के लिए एंगल लूं, ये सरफेस के लिए एंगल, तो ये कितना है? 90 डिग्री। मतलब सिलेंडर का फेस, ये वाला फेस, और सरफेस का एंगल बीच में कितना है? 90। तो ये चीज ध्यान रखना कि गॉस लॉ, जब हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? सिलेंड्रिकल सरफेस ले रहे हैं। तो एक फेस कहां पे है उसका? इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर, और जो कर्व पोर्शन है किसका? सिलेंडर का, वो इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। तो अब बात करते हैं, निकालते हैं क्या? फ्लक्स। ओ सॉरी, पहले क्या निकालना है? इसके बाद चार्ज एनक्लोज्ड बाय सिलेंडर। तो मैं क्या लेता हूं? मैं सपोज करता हूं कि ए जो है दैट इज एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, मतलब गॉसियन सरफेस जो ली है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन, मतलब इस फेस का एरिया भी कितना है ए, इस फेस का एरिया भी कितना है ए। क्लियर हो गया। अब सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पे, तो इसने इतना ही चार्ज एनक्लोज किया होगा ना जितना इसका एरिया है, ये इतना ही चार्ज एनक्लोज किया होगा, इतने में जो चार्ज आएगा। तो कितना चार्ज एनक्लोज किया इसने वो निकालते हैं। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, Q बाय ए। अगर इसका एरिया ए है तो चार्ज कितना एनक्लोज किया, तो चार्ज एनक्लोज Q विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। Q यहां से क्या आ जाएगा, सिग्मा इनटू ए। तो मैं लिख लेता हूं चार्ज एनक्लोज कितना आ गया, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब थर्ड स्टेप में क्या निकालना है, फ्लक्स। थर्ड स्टेप में क्या निकालना है, फ्लक्स। अब ध्यान से देखना, फ्लक्स तीन सरफेस होगा, बॉटम वाली को मैं ले रहा हूं फर्स्ट, इसको मैं ले रहा हूं सेकंड कर्व पोर्शन को, और उस अपर सरफेस को मैं ले रहा हूं थर्ड। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ds, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन के ऊपर सर्कल आ गया। तो क्या होगा, अलग अलग सरफेस के अलग अलग होगा, तो E ds फॉर फर्स्ट, E ds फॉर सेकंड, प्लस E ds फॉर थर्ड। अब पहले बात करते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए। अब फर्स्ट सरफेस कहाँ है, फर्स्ट सरफेस इज इनसाइड कंडक्टर। फर्स्ट सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, कहां पे है वो, इनसाइड कंडक्टर। तो इनसाइड कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, जीरो, डिस्कस किया था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो हुआ, बिकॉज ई जीरो, ई डॉट ds भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब बात करते हैं किसके लिए, हम पहले बात करते हैं सेकंड सरफेस के लिए। चलो अब ध्यान समझना, सेकंड सरफेस। अब हमने क्या पढ़ा है, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर। इसको रब कर देता हूं मैं, तो परपेंडिकुलर निकाल दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर होगी ऐसे सरफेस के, ये सरफेस ही बनाई हुई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इधर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कर्व्ड सरफेस से इससे परपेंडिकुलर निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे जो ये एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा ना, कर्व्ड पोर्शन पे सिलेंडर के किसी भी पोर्शन पे अगर हम एरिया वेक्टर लेंगे वैसे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना हो गया, 90। कहीं भी पोर्शन ले लो, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिलेंडर की एक्सिस के लॉन्ग है ना, सिलेंडर की एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर लूं तो इस तरफ आएगा, थीटा कितना आ गया, 90। इस तरफ लूं तो एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, इस तरफ, थीटा गेन कितना हो जाएगा, 90। कर्व्ड पोर्शन पे कहीं भी पॉइंट ले लो, थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो फॉर सेकंड सरफेस थीटा कितना हो गया, 90। तो E डॉट ds सेकंड सरफेस के लिए दैट इज E ds cos 90, cos 90 इज 0, तो सेकंड टर्म भी क्या होगी, 0। अभी बात करेंगे थर्ड के लिए, इतना ये नोट कर लो आप। अब बात करते हैं थर्ड सरफेस के लिए, तो फॉर सरफेस थर्ड। और देखो ये सिलेंडर ऐसे ही है, इस यहां से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा, इसका इसी डायरेक्शन में, नॉर्मली आउटवर्ड। तो सिलेंडर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो एरिया वेक्टर भी क्या इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया, 0, क्योंकि ds भी क्या है, इसी डायरेक्शन पे। तो थर्ड सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो अब फ्लक्स अगर मैं टोटल करूं तो कितना आएगा फ्लक्स, इस इक्वेशन से लिख रहा हूं, ये टर्म 0 बन गई, ये टर्म 0 बन गई, सिर्फ बची कौन सी, E, चलो लिख लेते हैं E डॉट ds फॉर थर्ड, और थर्ड के लिए थीटा कितना हो गया, 0। E ds cos 0 फॉर थर्ड, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बार कांस्टेंट है ds। अब ds इसका एरिया, इस अपर फेस का एरिया कितना दिया था हमने, a, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू a। तो ये फ्लक्स आया इस गॉसियन सरफेस से। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, गॉस लॉ को अप्लाई कर देंगे। कर दो लोग, अप्लाई गॉस लॉ। क्या कहते हैं गॉस लॉ स्टेटमेंट, फाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना है, E इंटू ए, चार्ज एनक्लोज कितना था, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई,
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्रूव हो गया कि किसी भी चार्ज कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, चाहे कंडक्टर किसी भी शेप का क्यों ना हो। स्फीयर के लिए पहले ये चीज प्रूव कराए थे, तभी मैंने बोला था कि कंडक्टर कोई भी ना क्यों ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस। कैसे ली थी हमने गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल, जिसका एक पोर्शन कहां था, कंडक्टर के अंदर, और इसको ऐसे रखा है कि ऊपर वाले फेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की वजह से क्या है, सेम डायरेक्शन में, मतलब सरफेस के साथ सिलेंडर का जो एक्सिस है उसका एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस पॉइंट को याद रखना कि सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस इज इंपॉर्टेंट। अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब जो सिग्मा है, वो हर पॉइंट पे सेम नहीं होती, वो डिपेंड करती है उसी कर्वेचर पे। अगर स्फीयर की बात कर रहे हैं तो हर जगह कर्वेचर सेम होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी। बट अगर सरफेस ऐसे आ जाए कि यहाँ पॉइंटेड सरफेस आ गई और यहाँ पे थोड़ी कर्वेचर क्या है, ये पॉइंटेड एंड हो गया, तो आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में हम कि जो पॉइंटेड एज होता है वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है पढ़ेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर वहां पे ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट सिग्मा सेम नहीं है, तो हर सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम नहीं होगी। जहां सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जहां सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। जैसे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे E2, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉइंटेड एंड पे क्या होती है, ज्यादा, तो E1 विल बी ग्रेटर देन E2। बट फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज होगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। इसकी डिस्कशन अगले चैप्टर में करेंगे। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कई बार लिखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप। तो जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो n कैप है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, वेक्टर आ गया। अब n कैप की डायरेक्शन किस तरफ है, इट इज n कैप इज द यूनिट वेक्टर इन नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन टू द सरफेस। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या पढ़ी थी, किस तरफ होती है, नॉर्मली आउटवर्ड, तो उसने उसी डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, n कैप से। तो जैसे ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे सरफेस आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नॉर्मली आउटवर्ड है, और नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन टू द सरफेस को हमने क्या लिखा है, n कैप से डिनोट करेंगे। तो n कैप की डायरेक्शन भी यही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह होगी, जिस तरफ n कैप है, तो हमने लिख दिया एक्सप्रेशन कैसे, E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट n कैप। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो किस डायरेक्शन में, n कैप की डायरेक्शन में। तो अगर ऐसे लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये देगा मैग्नीट्यूड और इट इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन शो होगा आपको, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्या बोले क्वेश्चन में कि एक होलो चार्ज कंडक्टर है, उसमें एक छोटा सा होल कट कर दिया, कि होलो कंडक्टर था, बिल्कुल ऊपर से छोटी सी ओपनिंग बनाई है, और होलो चार्ज कंडक्टर में जो होल कट किया, कि बताओ उस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप है, इसको प्रूफ करो। तो करते हैं प्रूफ। तो पहली चीज अभी हमने पढ़ी है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर एट सरफेस कितनी बड़ी है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हो कैसे लिखते थे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप, ऐसे लिखा था। कि सपोज यहाँ पे होल है तो हम यहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। अब यहाँ पे होल कट हो गया। अब जब होल एक पार्ट निकाला जहाँ पे होल बना, दो पोर्शन थे वहां पे, एक तो जो होल गया वो वाला पोर्शन और एक बाकी रिमेनिंग पोर्शन। तो इस पॉइंट पे अगर होल यहीं पे, अगर वो पीस यहीं पे हो, अगर वो पीस यहीं पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो की वजह से होगी। किसकी वजह से, एक तो जो पीस कट किया होल जहां पे होल बना उसकी वजह से, और एक रिमेनिंग पोर्शन की वजह से। तो मैं E1 लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल, जो होल वाला पार्ट कटा उसकी वजह से, और E2 लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
रिमेनिंग पोर्शन। अब अगर वो पीस यहीं पे होता जो कटा है, वो पीस जैसे होल बना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक E1 और नॉर्मली आउटवर्ड, और इसी डायरेक्शन में क्या होती E2। और अगर ये होल यहीं पे है तो ये पूरा कंडक्टर है, तो कहना इसे कि E1 प्लस E2 मस्ट बी इक्वल टू E। किस पॉइंट के लिए? फॉर अ पॉइंट ऑन द सरफेस, कि अगर सरफेस पे पॉइंट ले और वो होल वहां पे, तो एक पूरा डायग्राम ऐसे ही है, क्योंकि अभी होल कट नहीं किया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और वो किसी वजह से है, जो पोर्शन कट करना था और जो बाकी रिमेनिंग बचा, तो दैट विल बिकम E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और इस E की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करते हैं, इसके पॉइंट नीचे लिख देते हैं, नीचे की तरफ। अब इस होल की वजह से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा इस होल पे भी। अगर पूरे कंडक्टर है पॉजिटिव चार्ज है, तो जो पीस कट किया उसको भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव वजह से आउटवर्ड, तो इस तरफ आ गया E1। किस तरफ? नीचे की तरफ। अब हमने क्या पढ़ा है, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। तो रिमेनिंग पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? ऊपर की तरफ। इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं जो बिल्कुल इस होल के नीचे है, और इसकी वैल्यू कितनी है? सपोज E2। तो ये पॉइंट को ले लेता हूँ मैं, सपोज A लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ B, जो ऊपर सरफेस पे लिया है। तो ये हमने किसके लिए बात की थी? B के लिए। तो 4 पॉइंट A E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। क्यों? बिकॉज A कहाँ पे है? A इज इनसाइड कंडक्टर, और इनसाइड कंडक्टर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? E नेट मस्ट बी इक्वल टू 0। और वो कब होगा? जब E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि E1 इस कंडक्टर की वजह से, जो छोटा सा पोर्शन कट करना था उसकी वजह से इधर नीचे कितनी है? E1। तो E2 किसकी वजह से? जो बाकी रिमेनिंग बचता उसकी वजह से। अब देखो इस E1 इज इक्वल टू क्या आ गया? E2। हमने क्या निकालना है? हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन। क्यों? क्योंकि उसने बोला हुआ है कि अगर होल कट कर दें तो रिमेनिंग पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इतनी होती है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? E2 की। तो E1 की वैल्यू रिप्लेस कर दो इसमें, तो इक्वेशन क्या बनेगी? E2 प्लस E2 इज इक्वल टू E। तो 2E2 इज इक्वल टू E, तो E2 विल बिकम E बाय 2। E की वैल्यू कितनी थी देखो? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 की डायरेक्शन भी कौन सी डायरेक्शन है? जिस तरफ E थी। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा E2 को, तो मैग्नीट्यूड तो कितना आ गया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब डायरेक्शन E की किस तरफ थी? n कैप, तो E2 के साथ भी क्या आ जाएगा? n कैप। तो यही चीज प्रूव होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक होल कट किया है तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन की वजह कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप। तो इसको नोट कर लो।